हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इससे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया है, कंपनीज एक्ट क्या होता है वो हमने कवर कर लिया है। तो बिजनेस लॉ में एक जो एक्ट बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अब अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की, तो ये 1930 में आया था। इसका मतलब ये नहीं है कि 1930 से पहले सेल नहीं होती थी। तो बेसिकली जो सेल उस टाइम पे होती थी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था, उसी में कवर होती थी, यानी 1872 में कवर की जाती थी। लेकिन 1930 में नया एक्ट बनाया गया जो सिर्फ सेल ऑफ गुड्स को कवर करता था। तो बेसिकली ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे सेलर ट्रांसफ़र करता है या अग्री करता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करेगा, किसको? बायर को। और किस पे? एक प्राइस पे। यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र करना है, यानी आपने जैसे ही एक सेलर ने कहा कि मैं अपनी कार बी को सेल करना चाहता हूँ, बी को बेचना चाहता हूँ, जैसे ही वो अपनी कार बी को कार के कागजात पकड़ा देगा तो दैट मीन्स अब बी उस कार का ओनर हो गया है, ए उसका ओनर नहीं रहा, राइट। तो जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देती है और कुछ पैसे लेकर, ठीक है, जो कंसिडरेशन है यहाँ पे कोई प्रॉमिस नहीं होना चाहिए, बार्टर सिस्टम नहीं होना चाहिए। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहता है कि पैसा ही, मनी इज़ द ओनली कंसिडरेशन, सिर्फ पैसा कंसिडरेशन मानी जाएगी, तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। अब इस एक्ट के कुछ असेंशियल्स हैं। पहला असेंशियल है टू पार्टीज़। टू पार्टीज़ मतलब बायर और सेलर, दो पार्टीज़ होने ज़रूरी हैं। पहला होगा बायर और दूसरा होगा सेलर। फिर दूसरी चीज़ है कि गुड्स होने चाहिए। यहाँ पे जब हम गुड्स की बात करते हैं तो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो सकती है, यानी जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो सकती है, हम सिर्फ उसी गुड्स की बात करते हैं। तीसरी चीज़ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जिसका मतलब है कि ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी चाहिए। अब आप सेलर नहीं रहे हो, बायर नहीं रहे हो, आप ओनर नहीं रहे हो, अब आपने अपनी ओनरशिप दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र कर दी है, ये सबसे अहमियत चीज़ होगी। देन प्राइस सोल कंसिडरेशन होता है, यानी बार्टर सिस्टम यहाँ पे नहीं चलेगा। पर अगर आपने कोई चीज़ आधे पैसे और आधा बार्टर सिस्टम में किया है तो जितना पोर्शन आपने पैसे में सेल किया है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा। ये इंक्लूड करता है सेल्स भी और अग्रीमेंट टू सेल भी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेल का मतलब ये होता है जब ए पर्सन दूसरे पर्सन को बोलता है कि मुझे तुम्हारे को अपनी कार सेल करनी है। बी ने कहा मैं भी इंटरेस्टेड हूँ कार खरीदने में। दोनों ने प्राइस डिसाइड किया, ए ने कागजात बी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिए, राइट। उसी टाइम पे सेल हो गई, यानी बी ओनर बन गया। पोजेशन ट्रांसफ़र हुआ नहीं हुआ, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है। बी ने पैसे दिए नहीं दिए, हमारे मुताबिक सेल हो गई है। अब बी जो है उस कार का ओनर है। बी के पास जो राइट है वो पूरी दुनिया में उस कार के प्रति और किसी के पास वो राइट नहीं है। ये होती है सेल। अग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या है? मान लीजिए ए बी को बोलता कि मैं तुम्हें सेल करना चाहता हूँ कार, लेकिन वो कार अभी मेरे पास आई नहीं है, तो 6 महीने बाद मैं बेसिकली इम्पोर्ट करवा रहा हूँ कार को, तो जब भी मेरे पास कार आएगी तब मैं तुम्हें जाके वो कार सेल करूँगा। बी बोलता है ठीक है, जैसे ही आई मुझे इंटीमेट करना, मैं आ जाऊँगा देखने और फिर हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे सेल नहीं हुआ है, सिर्फ अग्रीमेंट हुआ है, एक प्रॉमिस हुआ है कि जब उसके पास चीज़ आ जाएगी ए के पास तब वो बी को वो चीज़ ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसको हम कहते हैं अग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दोनों ही आते हैं, चाहे वो सेल हो चाहे अग्रीमेंट हो सेल करने का, दोनों ही इस एक्ट का पार्ट है। ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और वर्बल फॉर्म में भी हो सकता है।
अब आते हैं गुड्स की डेफिनेशन पे, क्योंकि हमने एसेंशियल्स में कहा कि हम मूवेबल गुड्स को ही इसमें कंसीडर करते हैं, तो गुड्स का मतलब क्या है जब हम सेल कर रहे हैं, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, तो यहाँ पे गुड्स का मतलब ये है कि हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी, जो चीज़ मूव हो सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो गुड्स में कंसीडर करी जाएगी सेल ऑफ गुड्स एक्ट के मुताबिक। लेकिन कुछ चीज़ें इस एक्ट के बाहर आती हैं, इस एक्ट में इंक्लूड नहीं होती। वो कौन सी चीज़ें हैं? एक्शनेबल क्लेम्स और पैसा। तो बेसिकली लॉ कहता है कि एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब है लीगल क्लेम्स। तो लीगल क्लेम्स जैसे कि कई बार कुछ चीज़ों पे आपका लीगल राइट होता है। जैसे आपने किसी, सपोज आप सी हो, सी ने डी को 1000 रुपये उधार दिए, डेट दिया, ठीक है, लोन दिया। अब नेचुरली सी के पास ये राइट है कि वो 1000 रुपये अपने कभी भी वापस मांग सकता है और डी को वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। इस राइट को, इस लीगल राइट को एक्शनेबल क्लेम कहा जाता है, राइट। लेकिन जब हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करते हैं तो इस तरीके के लीगल राइट्स या लीगल क्लेम्स इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट के दायरे से बाहर हैं। दूसरा होता है पैसा। हम पैसा जो है वो गुड्स में कंसीडर नहीं कर सकते, हालांकि पैसा भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, इट्स अ मूवेबल आइटम। पर क्योंकि पैसा जो है वो कोई गुड नहीं है, ठीक है, अब पैसे की कीमत जो है उतनी ही है जो उसमें लिखी है, तो इसीलिए उसको गुड्स में कंसीडर नहीं किया जा सकता। कोई आपसे 500 रुपये से ज़्यादा पेमेंट देके नहीं खरीदेगा। आप पैसे को खरीदने के लिए जो है ट्रांसफ़र नहीं करते। हालांकि यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम रेयर कॉइन्स और ओल्ड नोट्स उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो चीज़ है क्योंकि उसकी एक वैल्यू है, ठीक है, तो वो चीज़ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगी। लेकिन यहाँ पे सिंपल मनी की हम बात कर रहे हैं, सिंपल पैसे की बात कर रहे हैं, वो इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट के दायरे से बाहर है। लेकिन शेयर्स हो गए, स्टॉक हो गया, इनफैक्ट क्रॉप्स जो हम उगा रहे हैं, ग्रास जो है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो लैंड के साथ अटैच्ड है, ठीक है, और जिसको हम सिवियर यानी कि लैंड से अलग कर सकते हैं, वो भी अलग हो के मूवेबल हो जाएगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें गुड्स की डेफिनेशन में आती हैं। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ गुड्स। काइंड्स ऑफ गुड्स के बारे में अगर हम बात करें तो 3 तरीके की गुड्स होती हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स आगे 2 तरीके की होती हैं, असर्टेंट, अनअसर्टेंट, और कई जगह पे स्पेसिफिक अलग से भी मेंशन होता है। तो इन 3 चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। सपोज़ आपको एक टीवी ख़रीदना था, आप एलजी के शोरूम गए। शोरूम में आप जैसे ही आप एंटर करते हो, आपने क्या देखा? बहुत सारे टीवीज़ डिस्प्ले पर हैं। अब ये सारे जो टीवीज़ डिस्प्ले पर हैं, इनको हम कहते हैं अनअसर्टेन गुड्स, ठीक है, क्योंकि इनमें से आपने कोई भी टीवी अभी चूज़ नहीं किया है, वो सारे टीवीज़ ऐसे ही पड़े हैं, ठीक है। ये हो गया अनअसर्टेन गुड्स। इन सारे टीवीज़ में को आपने ध्यान से देखा, आपने उनका प्राइस पूछा, चला के देखा, उनमें से आपने एक टीवी सेलेक्ट कर लिया अपने बजट के अकॉर्डिंग, जो आपको सही लगा, जिसके स्पेसिफिकेशंस आपके मैच कर रहे थे बजट से, तो वो टीवी आपका हो गया है असर्टेन गुड्स। आपने उन सारे जो पहले टीवीज़ पड़े थे उनमें से किसी एक चीज़ को चूज़ कर लिया है, उसको हम कहते हैं असर्टेन गुड्स। आपने असर्टेन कर लिया है कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है। देन इस चीज़ को, इस असर्टेन गुड्स को जब अल्टीमेटली जब आप कैश काउंटर पे पहुंचोगे, जब आप पैसे दोगे, तब आप जब कहोगे शॉपकीपर को कि आपको ये पर्टिकुलर मॉडल ही चाहिए, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक गुड्स। तो कई बार ये आपको काफ़ी इंस्पेक्शन के बाद पता चलता है, कई बार ये आपके माइंड में ही होता है कि मुझे यही ब्रांड ख़रीदना है, मुझे यही मॉडल ख़रीदना है। तो अगेन
जब आपने स्पेसिफाई कर दिया कि क्या चीज़ आपको ख़रीदनी है, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक गुड्स। तो ये 3 तरीके के काइंड्स ऑफ गुड्स हैं एग्जिस्टिंग में, जो ऑलरेडी शॉपकीपर के पास पड़े हैं। दूसरे होते हैं फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर जैसे कि नाम बता रहा है कि ये गुड्स शॉपकीपर के पास नहीं पड़े, लेकिन वो आपको अवेलेबल करा सकता है। इन फ्यूचर वो उसके पास आ जाएंगे। सपोज़ वो कहीं से बाद में या तो मैन्युफैक्चर करेगा या कहीं से वो बाद में लेके आ सकता है, वो इंपोर्ट करा सकता है। तो जो गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है फ़िलहाल, तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर गुड्स। तीसरे होते हैं कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसका सेलर आपको वो चीज़ दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, वो एक कंटिंजेंसी यानी वो एक थर्ड सिचुएशन पे निर्भर करता है। यानी ए पर्सन ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं शिप के थ्रू तुम्हारे को गुड्स भेज दूंगा, ठीक है, और मैं सेल कर दूंगा अल्टीमेटली वो गुड्स, लेकिन कंडीशन क्या है, शिप जो है हार्बर पर लगी होनी चाहिए। तो शिप उस टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक कंटिंजेंसी है, यहाँ पे आपको नहीं पता शिप होगी या नहीं होगी। अगर वो वहाँ पे नहीं हुई तो आप गुड्स नहीं भेज पाओगे और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होगा। तो यहाँ पे जब सेलर वो चीज़ बेच पाएगा या नहीं बेच पाएगा, वो एक किसी और सिचुएशन पे निर्भर करता है, उसको हम कहते हैं कंटिंजेंट गुड्स। देन है सेल और अग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, तो ये डिफरेंस आने के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं। सेल क्या होता है, जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इमीडिएटली हो जाती है, आप उसी टाइम ओनर बना देते हो बायर को, ठीक है, तो होगी सेल। अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, अभी आपने बायर को ओनर नहीं बनाया, आपने कहा कि मैं 6 महीने बाद गुड्स इंपोर्ट करके मेरे पास आएंगे, जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं तुम्हारे को कॉल करूँगा, तुम आओगे, देखोगे, और फिर उसके बाद जो है बायर आपको पैसे देगा, आप ट्रांसफ़र करोगे प्रॉपर्टी, तब जाके वो बायर जो है ओनर बनेगा। तो अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफ़र उसी टाइम नहीं होती, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र उसी टाइम नहीं होती। नंबर 2, रिस्क ऑफ लॉस। तो अगर हम बात करें सेल की, तो अगर आपने द मोमेंट आपने वो चीज़ सेल कर दी, तो अल्टीमेट लॉस जो है अब बायर पे करेगा। इनफैक्ट अगर आपने कोई चीज़ बायर को सेल कर दी है, चाहे पोजेशन आपके पास ही पड़ा है, वो चीज़ अभी आपके पास ही पड़ी थी, लेकिन बायर ने आपको जो आपने कागजात हैं वो बायर को दे दिए हैं, तो इन दैट केस अगेन अगर उस चीज़ को कुछ हो जाता है, वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब, क्योंकि बायर ओनर बन चुका है, चाहे चीज़ बायर के पास अभी नहीं पहुंची। अग्रीमेंट टू सेल में ऐसा नहीं होता। अग्रीमेंट टू सेल में चीज़ अभी सेलर के पास पड़ी है, कागजात भी सेलर के पास पड़े हैं, तो रिस्क ऑफ लॉस भी सेलर का होता है। थर्ड, कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच। अगर सेल होने के बाद बायर कह देता है कि मैं प्राइस नहीं पे करूँगा, या ब्रीच कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देता है, बीच में तोड़ देता है, तो उस केस में सेलर पूरे के पूरे प्राइस के लिए बायर को सू कर सकता है, उसके ऊपर केस कर सकता है। अग्रीमेंट टू सेल में क्योंकि अभी पूरे कागजात ही ट्रांसफ़र नहीं हुए, अब अगर बायर को सेलर बोल देता है कि मैं इंपोर्ट नहीं करवा पाऊँगा, ठीक है, या बायर को जैसे ही इंपोर्ट हो गया है तो बायर ने बोला कि मैं ख़रीद नहीं पाऊँगा तुमसे, दोनों ही सिचुएशंस में आप दूसरी पार्टी से सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हो, आप जो है फुल प्राइस क्लेम नहीं कर सकते। मतलब सेलर जो है बायर से पूरा प्राइस क्लेम नहीं कर सकता। देन राइट टू रीसेल। सेल अगर हुई है तो यहाँ पे रीसेल जो का राइट जो है वो बायर के पास चला जाता है, क्योंकि ओनरशिप अब बायर की हो गई है। अग्रीमेंट टू सेलर में क्योंकि ओनरशिप अभी भी सेलर के पास है, तो सेलर के पास राइट है कि वो रीसेल कर सकता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। अगर सेल के केस में देखा जाए तो अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो
क्योंकि सेल हो चुकी है, बायर ऑफिशियली ओनर बन चुका है, तो ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुड्स जो है ऑफिशियल रिसीवर, क्योंकि जब आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हो तो आपकी प्रॉपर्टी ऑफिशियल रिसीवर के पास पहुंच जाती है, तो इसीलिए सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स जो बायर की हैं वो ऑफिशियल रिसीवर को दे दी जाए। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सेलर कह सकता है कि मैं डिलीवर नहीं करूँगा गुड्स, क्योंकि अभी भी ओनरशिप सेलर के पास है, तो वो जो गुड्स है वो ट्रांसफ़र करने से मना कर सकता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है सेल के केस में, क्योंकि प्रॉपर्टी तो अब बायर की हो गई है, तो बायर गुड्स जो है ऑफिशियल रिसीवर से ले सकता है, ये बायर का राइट है इन केस ऑफ सेल। पर अगर हम अग्रीमेंट टू सेल की बात करें तो बायर के पास कोई राइट नहीं है, क्योंकि अगेन वो सेल तो हुई नहीं थी, सिर्फ प्रॉमिस हुआ था, अग्रीमेंट हुआ था, तो उस केस में बायर सिर्फ रेटेबल डिविडेंड यानी जितना उसका हक बनता है सिर्फ उतना पैसा वो ले सकता है फ्रॉम द सेलर, बस उससे ज़्यादा वो कुछ भी मांग नहीं सकता अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो ये था सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ऐसे ही बिजनेस लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस डील्स को।